continuing to 11th standard OC, and the chapter's name is trade. हमने लास्ट क्लास में रिटेल तक पढ़ लिया था. अब हम बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर्स की. वो भी रिटेल में ही आता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड. यू शुड राइट विद मी. डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ओके, सो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होता है? इट इज अ बिग स्टोर, राइट? सो डिपार्टमेंटल स्टोर में बोलेंगे अ बिग स्टोर. चिल्ड्रन राइट, लिखने से लर्न होता है. अ बिग स्टोर है तो वो रिटेल ट्रेड में. अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड ऑफ आप डिपार्टमेंटल स्टोर में देखते हो कि वैरायटी ऑफ फूड्स है. अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड ऑफ वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स under the same roof. ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे कीवर्ड्स क्या हुए? इट इज अ बिग स्टोर. देन होलसेल ट्रेड नहीं कर रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल ट्रेड में, रिटेल ट्रेड. देन वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स एंड अंडर द सेम रूफ, तो सेम रूफ. ओके, अब डिपार्टमेंटल स्टोर के यदि हम फीचर्स की बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स होंगे? देखो, क्या आप ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर में कर सकते हो? विल बाय टुडे, विल पे आफ्टर 15 days. इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट. दे डोंट गिव एनी क्रेडिट फैसिलिटी. फर्स्ट फीचर इज नो क्रेडिट फैसिलिटी. उधार में सामान वो लोग बेचते ही नहीं है. उसके बाद कन्वीनियंस है. आप घूमो, आपको जो चाहिए उठा के अपने ट्रॉली में डालो, बाहर निकल जाओ बिल पे करके. सो द थिंग इज शॉपिंग कन्वीनियंस. ओके, उसके बाद सारा मैनेजमेंट एक ही जगह है, तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट. डिपार्टमेंटल स्टोर में देर आर वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स. आप देखते हो ना अलग अलग सेक्शन. ये फूड का है, फूड्स एंड बेवरेजेस का है. ये टॉयलेटरीज का सेक्शन है. ओके, फिर इसी तरह से ये लिनन, बेड लिनन, लाइक जो भी है इनका सेक्शन है. शूज का अलग सेक्शन होगा, वॉट एवर इट इज. सो देर आर वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स. यदि आपको समझता है डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, आपको मीनिंग समझता है, इट्स वेरी इजी टू लर्न द फीचर्स. क्योंकि हर किसी ने डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके शॉपिंग डेफिनेटली की ही होगी. सो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स. उसके बाद दे स्पेशलाइज, राइट? सो स्पेशलाइजेशन एंड सेंट्रल लोकेशन में होता है. सिटी के बाहर ले जाके डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दोगे, आएगा कौन? जहाँ पे सब रेजिडेंशियल एरिया और सब मार्केट प्लेस, सेंट्रल लोकेशन, वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोले जाते हैं. तो सेंट्रल लोकेशन. देन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओपन करने के लिए ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड. ह्यूज कैपिटल, इट इज ह्यूज कैपिटल. ठीक है, बिकॉज इतनी बड़ी स्पेस होगी, उस स्पेस में आप इतने एन वैरायटी ऑफ सामान बेच रहे होंगे. एंड इट हैज टू बी लाइक पूरा रैक्स आप जमाएंगे, ये इस एरिया का है, ये लाइक ये इस चीज का है, ये इस चीज का सामान पड़ा है. पीपल नीड स्पेस टू मूव, तो ह्यूज कैपिटल. ओके, सो
So these are the features of departmental store. So these are the features of departmental store. Okay, now we'll come to इंटरनेशनल ट्रेड. उसकी बात करते हैं हम. इंटरनेशनल ट्रेड में हमने बात किया था इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्रीपोर्ट ट्रेड. ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट. सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की. एक्सपोर्ट मतलब आपकी कंट्री से बाहर सामान बेचना और फॉरेन करेंसी अर्न करना. सो एक्सपोर्ट है क्या? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री. सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री. अब वो लोग एग्जाम में, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इम्पोर्ट प्रोसीजर, यदि लंबा लाइक प्रॉपर फुल फ्लैट सब्जेक्टिव पेपर होता है तो प्रोसीजर एग्जाम में आने का बहुत चांस रहता है. सो एक्सपोर्ट प्रोसीजर, लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोसीजर क्या है. आपको कॉमर्स में ये सीखना भी चाहिए, बिकॉज क्या पता कितने लोग यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं, है ना. सो बेसिक प्रोसीजर तो आप 11th स्टैंडर्ड में ही सीख लोगे. फर्स्ट, प्रिलिमिनरी स्टेज, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और एक एजेंट को अपॉइंट करना होता है जो आपकी हेल्प करेगा ये सब काम करने में. सो ए इज द प्रिलिमिनरी स्टेज. और इस स्टेज में आप सबसे पहले क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन. और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट. रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट. मतलब आपको कहाँ रजिस्टर करना है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर. एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आपको लेना पड़ेगा. इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर. एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपको क्या लेना पड़ेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी से परमानेंट अकाउंट नंबर. परमानेंट अकाउंट नंबर. देन GST, Goods and Services Authority, Export Promotion Council, लाइक इन सब से परमिशन. सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्टर कराइए डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर. उस सर्टिफिकेट के बिना आपको एक्सपोर्ट नहीं करने देगा कोई. ठीक है. एजेंट, कोई तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना अब्रॉड. ठीक है. तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज. उसके बाद बात करते हैं प्री शिपमेंट स्टेज की. प्री शिपमेंट स्टेज. सबसे पहले जब तक ऑर्डर ही रिसीव नहीं होगा एक्सपोर्ट क्या करोगे, राइट. तो सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. बाहर की कंट्री से ऑर्डर तो मिलना चाहिए. रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. देन लेटर ऑफ क्रेडिट.
उसके बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस, सब एक्सप्लेन करूंगी मैं। प्री शिपमेंट फाइनेंस, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फिर उसकी पैकेजिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद पैकेजिंग। बाहर की कंट्री में आप सामान बेच रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली पैक्ड हो, और पैकेट देखते ही जिनके भी हैंड से निकल रहा है उनको पता चले क्या चीज है। आप प्रमोशन भी कर सकते हो विद अ गुड पैकेजिंग। सो पैकेजिंग, उसके बाद नेक्स्ट इज ईसीजीसी कवर। ईसीजीसी कवर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या होता है बात करेंगे अभी। ईसीजीसी, राइट डाउन, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। उसके बाद जीएसटी फॉर्मेलिटीज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद मरीन इंश्योरेंस, शिप में ही जाता है जनरली, मरीन इंश्योरेंस। उसके बाद C&F एजेंट्स, दैट इज C&F का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। तो ऑर्डर मिला आपको तो आप है ना पहले कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो ऑर्डर जेन्युइन है, ठीक है, एंड देख लो कि रेस्ट्रिक्टेड गुड्स में तो नहीं आ रहा है, लाइक जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो ही है ना। तो सबसे पहले रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, फिर उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है, तो द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इम्पोर्टर टू इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। The receipt of letter of credit from importer's bank will clear the foreign exchange and other restrictions. देखो, यदि मैं आज एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मैंने सामान भेज दिया और अगली पार्टी ने पैसा नहीं दिया, तो तुम सोचते हो कितना बड़ा रिस्क है। मैं क्या उसकी कंट्री में जाके उसको ढूंढूं कि वो कहाँ है, अरे मेरा पैसा दे दे, ये सब रिस्क मुझे लेना नहीं है। तो हम बैंक का हेल्प लेते हैं। बैंक को बोलते हैं कि बैंक, उसकी कंट्री में जो बैंक है वो उसको तो जानती ही होगी, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं तो उसका बैंक अकाउंट होगा ना। तो हम ये करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हैं कि दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू पे मी, आई एम द एक्सपोर्टर, ये पैसा उसको मुझे देना है, एंड द बैंक विल इंश्योर कि मेरा सामान जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका पैसा मुझे मेरी कंट्री में मिल जाए। यदि नहीं मिलेगा, I am not going to travel, take a flight to his country and search, अरे मेरा पैसा दे दे। How is that possible? So letter of credit is very important. Exporter request करता है importer को to issue letter of credit। वो लोग आपको questions में एग्जाम में पूछ सकते हैं कौन किसको इशू करता है letter of credit। तो आंसर इज एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है importer को इशू करो लेटर ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब importer इशू करता है लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर, ठीक है। द रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक, इम्पोर्टर की बैंक हेल्प करती है और है ना लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। उसके बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस, द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो प्री शिपमेंट फाइनेंस किसके लिए होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है। पैसा तो चाहिए ना, पूरा शिपमेंट रेडी करना है तो पैसा तो चाहिए, तो प्री शिपमेंट फाइनेंस। उसके बाद यू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। पैकेजिंग, पैकेजिंग क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द गुड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ द गुड्स ऑल्सो। पैकिंग में ऐसा पैकेज नहीं आता है कि पता चले कि इसके अंदर क्या सामान है, उस कंपनी का लोगो वगैरह भी होता है। तो पैकेजिंग
प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्वेशन करता है एंड प्रमोशन करता है। ये बात याद होनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ क्वालिटी एंड उसके बाद प्रमोशन ऑफ गुड्स। उसके बाद ECGC कवर, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर ऑफ ECGC. Such cover protects exporter against credit risk if the importer fails to make the payment. The exporter can be covered from ECGC to the extent of 90% of loss. एग्जाम में आ सकता है कितना परसेंट का ECGC कवर होता है? 90%। यदि इंपोर्टर ने पैसा नहीं दिया और मान लो वो जो तुम्हारा ऑर्डर था वो 5 करोड़ का था, नहीं दिया, ECGC कवर ले रहे हो यदि, तो वो पैसा कवर होता है 90% ऑफ लॉस तक, ठीक है। देन GST फॉर्मेलिटीज, द एक्सपोर्टर नीड्स टू कंप्लीट GST फॉर्मेलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड। जो भी फॉर्मेलिटीज होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, वो सब खत्म करो। मरीन इंश्योरेंस, देखो, द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्लाइट कॉन्ट्रैक्ट। CIF पूछते वो लोग, CIF का मतलब क्या है? ये इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। He has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policy. देखो, इंश्योरेंस तो गुड्स इन ट्रांजिट है, गुड्स का इंश्योरेंस है, कल को कुछ हो गया कौन भुगतेगा? तो मरीन इंश्योरेंस करवाते हैं। C&F एजेंट, C&F का फुल फॉर्म याद करो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। In export trade, C&F agents are known as custom house agents. These agents are responsible for forwarding the goods. Next जो स्टेज आती है, मतलब हमने A की बात की, B की बात की, शिपमेंट स्टेज। The third stage is shipment stage. अब शिपमेंट स्टेज में हम बात करेंगे पहले प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ये ग्रेजुएशन में पूरा टॉपिक वापस है, तो अभी ही कर लो। प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, देन एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, एंड उसके बाद लोडिंग ऑफ गुड्स। Processing of document. Exporter prepares the shipping bill and gets all documents processed at custom house. Processing of documents कहाँ होते हैं? एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी पेपर या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं? कस्टम्स हाउस। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स की जो भी है पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी चेक करेगी। पीटीए का फुल फॉर्म पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, ठीक है। टू कार्ड द गुड्स इनसाइड द डॉक आप समझते हो, पहले है ना गुड्स आते डॉक पे, फिर चढ़ते शिप पे, और शिप से फिर वो सेल होके दूसरी कंट्री पे जाते। तो पीटीए फुल फॉर्म याद रखो, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। तो वो लोग C&F एजेंट ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी। उसके बाद लोडिंग ऑफ गुड्स, आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स कस्टम्स एग्जामिनर होता है जो चेक करेगा। तो CE का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टम एग्जामिनर। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब लेट शिप ऑर्डर, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर शिप में चढ़ा सकते हैं। ओके, द कस्टम्स ऑफिसर विल चेक एवरीथिंग एंड फिर उसके बाद शिप पे वो सामान लोड होगा। The C&F agents approaches shipping companies and obtain bill of landing. एक तरफ चढ़ रहा है सामान, फिर सेल होके जाएगा, फिर दूसरी कंट्री में लैंड करेगा, तो बिल ऑफ लैंडिंग वहां दिखाना पड़ेगा ना उतरते वक्त। तो दैट इज ऑल इन द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑफ गुड्स। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेज,
पोस्ट शिपमेंट स्टेज. I hope you're writing with me. Understand, write, learn the same way. Post shipment stage. अब इसमें first is shipment advice. Then is presentation of document. Then is realization of incentive या export incentive. And the fourth is follow up. Shipment advice. The exporter sends shipment advice to the importer, informing him about dispatch of goods कि हमारे यहाँ से goods निकल चुके हैं. कौन भेज रहा है किसको? Exporter भेज रहा है importer को. He also sends copy of packaging list, commercial invoice and non-negotiable copy of loading along with advice letter. तो shipment advice में इतना से याद रखो कौन किसको भेजता है. एक्सपोर्टर भेजता है इंपोर्टर को. क्यों भेजता है? कि अंदर क्या क्या है. एक इनवॉइस तो होनी चाहिए. इनवॉइस को सिंपल भाषा में बोलेंगे बिल है ये आपका. ठीक है. तो कमर्शियल इनवॉइस ये शिपमेंट एडवाइस के साथ निकल जाता है. देन प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. द एक्सपोर्टर सबमिट्स ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स प्रोसीड. जो भी प्रेजेंटेशन करना है डॉक्यूमेंट्स को बैंक को प्रेजेंट कर देता है. देन रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव. द एक्सपोर्टर मेक्स एन अरेंजमेंट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. द इंसेंटिव इंक्लूड्स ड्यूटी ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ जीएसटी इफ पेड. तो कई बार एक बार लाइक जीएसटी आपने पे किया, हो सकता है किसी चीज का आपका रिफंड बनता हो. तो वो सारी चीजें एक्सपोर्ट इंसेंटिव के अंदर आपको भरना तो पड़ेगा ना कि मैंने इतना जीएसटी पे किया था, इस हिसाब से मेरा इतना रिफंड बनता है. देन फॉलो अप. एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव फॉलो अप आफ्टर export to find buyers reaction towards the goods. आप satisfactory है, goods नहीं है, क्या है, तो वो सारा का सारा आपको अपने जो भी इंपोर्टर है उससे पूछना चाहिए. ओके. So this is about the export procedure. मैं थोड़ा सा आपको जीएसटी का जनरल नॉलेज देना चाहती हूँ. होता क्या, क्योंकि आपने पढ़ा, शायद आपको पता नहीं हो तो सुन लो. जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो होता क्या है, देखो समझो इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है. मान लो आई एम सेलिंग शर्ट, या चलो मैं टी शर्ट बना के और बेचती हूँ. टी शर्ट बनाने के लिए आई विल नीड क्लॉथ. ठीक है. क्लॉथ, सुई, धागा सब चाहिएगा ना, मशीन वगैरह सब चाहिएगा. बट बेसिक रॉ मटेरियल मेरा क्या है? क्लॉथ है. ठीक है. एक टी शर्ट मैं बेच रही हूँ मान लो 100 रुपीज का, बट इस पे जीएसटी लगेगा. मान लो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन दिस इज 18%. तो मेरे को 100 तो मेरा ग्रॉस प्राइस है, उस पे मैंने जीएसटी कितना दिया? 18%, यानी 18. और मेरा बिल कितना बना? मतलब जो मैं फाइनल कस्टमर से लूंगी 100 प्लस जीएसटी 18, 118. तो जो मेरा बिल या जो मेरा मेमो या जो मेरा इनवॉइस है, इनवॉइस पे मैं प्राइस ऐसे ही लिखूंगी ना, और फाइनल कस्टमर से 118 लूंगी. आपने सबने शॉपिंग की, उसमें जीएसटी ऐड होके आता है, आप देखते हो 118. तो बेसिकली ये 100 मुझे रखना है और ये 18 मुझे
गवर्नमेंट को देना है एज टैक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? इज इट क्लियर? यस मैम। बट द पॉइंट इज चिल्ड्रन, जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, हियर आई एम द सेलर ऑफ टी शर्ट, बट जब मैंने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, क्लॉथ खरीदने के लिए मैं बायर हूँ, तो जब मैंने क्लॉथ खरीदा होगा, मान लो मैंने कपड़ा खरीदा, सिर्फ 50 रुपीज का कपड़ा खरीदा, ठीक है, 50 रुपीज का कपड़ा खरीदा, इस पे मैंने भी तो, यदि क्लॉथ पे भी 18% जीएसटी है, तो तुम मुझे बताओ कि है ना, मैंने 50 रुपीज पे 18% से मैंने 9 रुपीज यहाँ पे जीएसटी दिया कि नहीं दिया? व्हाट डू यू थिंक? और मुझे वो चीज 59 में पड़ी या नहीं? यस या नो? यस मैम। है ना? तो पॉइंट ये है कि मैं, दिस इज कॉल्ड एज, सी चिल्ड्रन, दिस इज कॉमन, वेरी कॉमन। तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, रटो मत जीएसटी, समझो कि है क्या। तो यहाँ पे जब मैं गुड्स या रॉ मटेरियल बाय करती हूँ, जब व्हेन आई बाय रॉ मटेरियल, तो ये जो 9 रुपया है, ये जीएसटी को, जब हम सामान परचेज करते हैं उस समय जो हमारे बिल पे जीएसटी लग के आता है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट जीएसटी। और जब मैं सामान बेचती हूँ, ठीक है, जो मैंने बिल पे दूसरे आदमी से जीएसटी कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट जीएसटी। अब गवर्नमेंट ने प्रॉपर फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है, उस फॉर्म में पूरा कैलकुलेशन होता है। मुझे अलाउड है कि मैं आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को सब्ट्रैक्ट करूं, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूं। सो व्हाट एज अ टैक्स पेयर आई विल डू, मेरा आउटपुट जीएसटी 18 होता है, ऐसे 1000 बिल होंगे, तो हम सारों का आउटपुट जीएसटी का टोटल करेंगे। तो आउटपुट जीएसटी, यहाँ पर आउटपुट जीएसटी 18 है, और इन माइनस करो इसमें से इनपुट जीएसटी, मैं ये क्लेम कर सकती हूँ। तो ये लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बोल रहे थे ना कि ये आप क्लेम कर सकते हैं, वो ये था। तो इनपुट जीएसटी में 9 ये क्लेम कर सकती हूँ। तो व्हाट आई विल फाइनली पे टू द गवर्नमेंट इज 9, 18 minus 9, 9. 9 is what I will pay to the government. 9 is what I will pay to the government. आपको ये समझ में आया कि मैकेनिज्म कैसे चलता है, इम्पोर्ट और इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, व्हाट आई विल फाइनली पे? यस जीत, व्हाट यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क। मैम ऑक्ट्रॉय कौन से स्टेज में आता है? ओके, सो ऑक्ट्रॉय होता क्या है? सबसे पहले मुझे ऑक्ट्रॉय का कोई बच्चा मीनिंग बताओ कि दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय, हम लोग है ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं कि ऑक्ट्रॉय डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका मीनिंग क्या है? टैक्सेस ऑन इंपोर्ट। है ना, कंट्रीज में आपस में गुड्स एंड सर्विसेज होता है। सो कई बार उनकी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज एंटर हो, उसके लिए टू एंटर देयर सिटी या टू एंटर देयर कंट्री, वो लोग ऑक्ट्रॉय चार्ज करते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस टू एंटर दैट पर्टिकुलर एरिया, जोग्राफिकल एरिया, आपको वो टैक्स देना पड़ता है, एंड दैट इज नोन एज ऑक्ट्रॉय। समझा जी? यस मैम। ओके, ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या होता है? मतलब आया कहाँ से था? ये रोमन कंट्रीज में, इटली में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कि आपकी कंट्री में यदि एंटर कर रहा है कोई सामान, तो वहां एंटर करने के लिए टैक्स दो, तो दैट इज ऑक्ट्रॉय। ओके, so this is about your export trade and